Hi everyone. So from today onwards, we'll be starting with the recursion. Okay, and the recursion is a very interesting topic. This video is going to be a little lengthy as compared to the other videos, and I request you to watch this video completely क्योंकि क्या होता है कि रिकर्शन पढ़ाने का यार सबका अपना एक स्टाइल होता है या सब अपने एक तरीके से रिकर्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा मतलब फिर यार दिक्कत हो जाएगी अगर आपने पूरा नहीं देखा या कुछ मिस कर दिया तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। एक क्वेश्चन जो आप में से कुछ लोग शायद पूछ सकते हैं कि एकदम से रिकर्शन कैसे आ गया, एरेज 2D एरेज का क्या हुआ। तो यार ऐसा है कि देखो ना, क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो या जब आप पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं यार आप कि एरेज पढ़ते हो सारा दिन, मतलब 10 दिन आप एरेज पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। जब आप डीएसए सीख रहे होगे तो आप 2 दिन लगाओगे एरेज पे, 10 से 15 क्वेश्चंस कर लोगे आप एरे की, ठीक है। अब मेरे स्केड्यूल की वजह से यार मैं दिन में एक ही वीडियो बना पाता हूँ। अब अगर मैं दिन में एक ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं 10 क्वेश्चंस आपको एरे के कराना चाह रहा था ताकि ढंग से डीएसए हो जाए, और मैंने 10 दिन में 10 एरे की वीडियो निकाली, तो दिक्कत क्या है यार कि आप 10 दिन तो नहीं रुकोगे ना एरे पे, आप तो 2 दिन में ही एरे से हट जाओगे, ठीक है। सो बात ये है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं टॉपिक्स आपको आगे के पढ़ाता जाऊँ। पिछले टॉपिक्स पे वीडियो आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल डी एरे पे 2D एरे पे तो चल रहा था, इस पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट रिकर्शन में भी कई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आगे के टॉपिक्स पढ़ते भी जाएं, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना, कि मतलब यार देखो ऑडियंस रिटेन ही नहीं होगी ना चैनल पे। मैं 10 दिन अगर एरेज ही कराता रहूँगा तो कौन रुकेगा, ठीक है ना। सबको अपना 2 दिन में एरे पढ़ के ख़त्म कर देना है। मैं 10 दिन ही एरे की वीडियोस डालता जा रहा हूँ, दिन में एक वीडियो, और उसमें से भी यार कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ही होते हैं। तो दो दिन में मान लो आपने 2 बेसिक क्वेश्चन करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो दैट्स वाई, राइट। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल लेंदी। इसमें मैं आपको देने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन, और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो रिकर्शन से पहले मैं आपको बता दूँ, देर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज राइट टू सॉल्व प्रॉब्लम। Dynamic programming is a strategy of solving problem. Greedy is a strategy of solving problem. Okay, greedy is a strategy of solving problem. Branch and bound is a strategy of solving problem. Similarly, we have divide and conquer. Divide and conquer is a strategy of solving problems. Okay, so what does divide and conquer states? Divide and conquer states that if there is a problem or a big problem, or you consider it to be a big problem, तो एक प्रॉब्लम है जिसको हम बिग प्रॉब्लम कह रहे हैं, आप क्या करो, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उस प्रॉब्लम को एक या एक से ज़्यादा छोटे प्रॉब्लम्स में मतलब आप लोग तोड़ दो, आइदर वन और मोर देन वन, छोटी प्रॉब्लम्स में आप उसको तोड़ दो और आप उन छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लो। सो दैट इज़ व्हाट डिवाइड एंड कॉन्कर इज। बट देर इज़ वन थिंग विच इज़ द एसेंस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, एंड इट्स दैट कि जो हमारा बिग प्रॉब्लम है एंड की जो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं या एक स्मॉल प्रॉब्लम है वो सेम टाइप की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मेरे को कॉलेज में फेस्ट अरेंज करना था, ठीक है। लेट्स से आई वांटेड टू अरेंज अ कॉलेज फेस्ट। सो मैंने यार एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना दिया जो स्पॉन्सरशिप्स हैंडल करता है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बना दिए जो देखता है पार्टिसिपेंट्स, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी परफॉर्मेंसेस, इन सब पे ध्यान देता है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बना दिया जो डेकोरेशन वगैरह पे ध्यान देता है, अरेंजमेंट्स पे ध्यान देता है, बाकी के सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होने वाले हैं, स्टॉल्स कहाँ लगेंगे, ये सब पे। एक जो है ग्रुप वो ध्यान देता है यार इन्विटेशंस वगैरह, उसका मेन वो है कि भाई स्पॉन्सर्स को सही से इन्विटेशन पहुँच जाए, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको सही से इन्विटेशन पहुँच जाए, हर एक टीचर को सही से इन्विटेशन पहुँच जाए। इट्स लाइक दैट, राइट। तो अब दिस इज़ नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी प्रॉब्लम थी फेस्ट अरेंज करना। ये प्रॉब्लम क्या है, ये है स्पॉन्सर्स अरेंज करना, स्पॉन्सर्स लेकर आना। ये वाली प्रॉब्लम क्या थी, ये थी पार्टिसिपेंट्स की रजिस्ट्रेशंस को देखना, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखना। सो दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप। जबकि यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक पिज़्ज़ा है, आई हैव अ बिग पिज़्ज़ा एंड ओके दिस इज़ नॉट अ सर्कल। यार देखो सर्कल बनाने बैठा तब तो यार शाम निकल जाएगी पूरी, तो सर्कल नहीं बनाते, हम ऐसे ही समझ लेते हैं। सो लेट्स से आई हैव अ पिज़्ज़ा, इट्स अ लार्ज पिज़्ज़ा and the problem is to eat the pizza. Okay, I have to eat the entire pizza. So what I did is I divided the pizza into 8 slices and I asked 8 different persons to eat a slice of the pizza. मैंने सबको बोल दिया कि एक एक स्लाइस खा लो पिज़्ज़ा का।
नाउ दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर। वाई? क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, और छोटी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पिज़्ज़ा खाना है। बस छोटी प्रॉब्लम में है कि आपको एक छोटा सा स्लाइस खाना है पिज़्ज़ा का, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट करना है एज अ रिजल्ट। सो यहाँ पर जो छोटी प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है वो सेम टाइप की है। सो दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर। सो आई होप आपको थोड़ा एसेंस मिली डिवाइड एंड कॉन्कर की। रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर के अंडर आ जाता है। रिकर्शन की अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग की हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल हम रिकर्शन की बात कर रहे हैं। सो रिकर्शन में क्या होता है ना, अगर देखो आपको प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में बताऊं तो फंक्शन खुद को कॉल करेगा, वो रिकर्शन है, ठीक है। जब बहुत बेसिक अगर आपको C++ पढ़ा रहा है कोई और तब आप उससे पूछ लो कि रिकर्शन क्या है, तो वो आपको ऐसे समझाएगा कि प्रोग्राम खुद को कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं समझेंगे क्योंकि हम C++ जानते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यार प्रॉब्लम सॉल्विंग के नज़रिए से। रिकर्शन डिवाइड एंड कॉन्कर के उसमें ही आता है, उसमें भी यही है कि एक बिग प्रॉब्लम है, आपको उसको एक या एक से ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम में तोड़ देना। पर रिकर्शन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। एक चीज़ रिकर्शन में एक्स्ट्रा होती है यार कि आपको फेथ रखना पड़ता है रिकर्शन पे। अब ये क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि फेथ वाली चीज़ क्या है। फेथ कह लो या अजम्पशन कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, कि अजम्पशन लेकर चलनी होती है, या आप कह लो कि हमें फेथ करना होता है रिकर्शन पे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिकर्शन। और दूसरा, एक तो हम जनरल एक रिलेशन बनाते हैं कि भाई बड़ी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम में क्या रिलेशन है, जिसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। दूसरा, हम प्रॉब्लम को तब तक छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं जब तक वो इतनी छोटी बन गई है कि अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और उसका आंसर हमें मालूम है। दैट इज रिकर्शन। Let me show you with the help of our first example or the first code which we are going to do today, which is factorial. यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 फैक्टोरियल का आंसर 120, तो हम एक ऐसा ही कोड बनाने वाले हैं जिसमें हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दिस इज 5 फैक्टोरियल। मैथ्स पता ही है आपको बेसिक। 4 फैक्टोरियल क्या होता है यार। 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1। ये जो है मेरे पास कंपेयर करा ये सेम ही निकला। तो 5 फैक्टोरियल को मैं 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, राइट। तो ये मेरी थी बिग प्रॉब्लम 5 फैक्टोरियल, और ये मेरी है छोटी प्रॉब्लम 4 फैक्टोरियल। क्या 5 फैक्टोरियल बड़ी प्रॉब्लम है 4 फैक्टोरियल से? हाँ, 5 फैक्टोरियल एक बड़ी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू 4 फैक्टोरियल। और क्या ये प्रॉब्लम सेम टाइप की है, छोटी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम? बिल्कुल, दोनों ही फैक्टोरियल टाइप की प्रॉब्लम है कि भाई इसमें भी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं इसमें। तो यार ये कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा सीन बैठ रहा है, मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन था मेरा कंप्यूट फैक्टोरियल विद रिकर्शन बाय द हेल्प ऑफ रिकर्शन, कंप्यूट n फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में बदल दिया विच इज़ ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं इस चीज़ को जनरलाइज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल जो होगा वो n मल्टीप्लाइड बाय n - 1 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? खुद सोचो। होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिकरेंस रिलेशन। जो मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी प्रॉब्लम एक छोटी प्रॉब्लम के बीच में एक जनरल रिलेशन जो हम बनाते हैं उसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं या रिकर्शन रिलेशन कहते हैं। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, दिस इज रिकरेंस रिलेशन। नाउ देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें छोटा करते जाना है प्रॉब्लम को, राइट, वो अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं कंप्यूटर में कुछ कोड लिखूंगा जिसमें मेरे को n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। भाई फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आपको आता है, आपने C++ जब पढ़ी होगी तब सीखा होगा। तो लेट्स से इंट फैक्ट, ऐसा मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक इंटीजर दे दिया कि भाई इस इंटीजर का फैक्टोरियल निकालना है। तो मुझे रिटर्न करनी है एक इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू क्या है? वो इंटीजर वैल्यू ये है, इट इज़ n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n - 1। यही तो होता है n फैक्टोरियल। अगर n फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n - 1 ही तो करना होगा। तो यही मैंने लिखा है। नाउ देयर इज़ द प्रॉब्लम कि आप लोग ये सोचने बैठ जाओगे कि फैक्टोरियल का कोड लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैंने फैक्टोरियल लिख दिया। मतलब अभी इससे पहले फैक्टोरियल कभी डिफाइन ही नहीं करा था। फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल फंक्शन को ही मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ कैसे कैलकुलेट हो रही है?
अगर मैं यहाँ 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा था तो दिस इज 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर मैंने तो कहीं दिया ही नहीं, तो ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ये आपको नहीं सोचना. दिस इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू थिंक. दिस इज समथिंग विच आई कॉल एज फेथ. फेथ ऑन रिकर्शन. आपको रिकर्शन पे भरोसा रखना है कि अपने आप आंसर आ जाएगा. ये जो लिखा है ना, ये तो छोटा केस लिखा है, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा, ये आपको अज्यूम करना है. दिस इज़ वॉट यू हैव टू अज्यूम. ये आपकी अजम्पशन हो जाती है रिकर्शन में. ठीक है, तो अगर मैं कोड लिखूं, कुछ कैसा दिखेगा कोड, लेट्स सी. ओके, सो मैं एक नंबर लूँगा और फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करूँगा. इनफैक्ट उसको प्रिंट भी करूँगा. सो नाउ लेट्स मेक दिस फंक्शन विच इज़ फैक्टोरियल, राइट. सो आई विल मेक अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज इन फैक्ट इंटेल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिख देने वाला हूँ रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. दैट्स, तो n इंटू एक बार आएगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. दैट्स इट. तो ये जो है अभी कोड काम नहीं करेगा. ठीक है, या अटक जाएगा, आपका कोड जो है अटक जाएगा, या बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप की तरह बिहेव करेगा ये कोड. ऐसा क्यों है, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, एंड वो आप बहुत ध्यान से समझना कॉल स्टैक की मदद से. रिकर्शन में बहुत बार आपको कॉल स्टैक बनाना पड़ेगा. रिकर्शन में आप काम ही ये करोगे, कॉल स्टैक बनाते जाओगे बार बार. ठीक है, सो यार देखो, बहुत बड़ा कॉल स्टैक ना बने, इसलिए मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ. 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं. आपको पता है आंसर इज 6. 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, राइट. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले यार कॉल स्टैक के अंदर होता है मेन फंक्शन. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. मेन फंक्शन के अंदर क्या था, एक वेरिएबल था n. इसकी वैल्यू यूज़र ने एंटर करी, तो मैंने कहा यार अभी के लिए वो वैल्यू 3 थी, तो मैंने अज्यूम कर लिया अभी के लिए वो जो वैल्यू एंटर करी गई वो थी 3. ठीक है, दिस इज एन. फिर क्या हुआ कि फैक्ट फंक्शन को कॉल लग गया. तो फैक्ट फंक्शन को कॉल लगा. जब फैक्ट फंक्शन को कॉल लगा तो फैक्ट फंक्शन के पास एक अपना इंस्टेंस था n, मतलब एक अपना वेरिएबल था, उसका भी नाम n ही था. और उसमें क्या वैल्यू गई, उसमें वो वैल्यू गई जो मैंने यहाँ से यूज़र से इनपुट ली थी, तो 3 चला गया. उसमें क्या गया, 3 चला गया इनपुट. अब क्या है, मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ रिटर्न n विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. तो ये तो फंक्शन है, फैक्ट तो एक फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल लग गया. और फंक्शन को कॉल तो लगा, किसके लिए लगा, n माइनस वन के लिए. अभी n की वैल्यू 3 थी, तो n माइनस वन इज़ 2, और अब ये n ही है इसी फंक्शन. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सेम फंक्शन है, लेकिन इसका एक और इंस्टेंस यहाँ पे बन गया. तो रिकर्शन में यही होता है. ठीक है ना. अब इसकी बॉडी के अंदर क्या, इसकी बॉडी क्या थी रिकर्शन में, n विच इज़ अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. तो n माइनस वन फैक्टोरियल, n 2 था, 2 माइनस वन विच इज़ 1. तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन को कॉल लग गया, फैक्ट ऑफ 1 को कॉल लगा. मतलब चलो फैक्ट लिख देता हूँ मैं केवल, और यहाँ पर n था, उसकी वैल्यू 1 थी, ऐसा कुछ कॉल लगी यहाँ पे. तो उसमें क्या लिखा, n इंटू विच इज़ 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन विच इज़ 0. तो 1 माइनस वन 0 है, तो यहाँ पे फिर से फैक्ट को कॉल लगा, फिर से यहाँ पे एक n बना, अब इसकी वैल्यू 0 है. तो अब आप सोचो, अगर मैं दोबारा इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ माइनस वन. यार ये तो चीज़ गलत हो जाएगी. सबसे छोटा फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल ही होता है, राइट. सबसे छोटा फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल होता है. तो मैंने क्या कहा था, प्रॉब्लम को तब तक छोटा करते जाएंगे जब तक वो एक ऐसी प्रॉब्लम ना बन जाए जिसको आप छोटा नहीं कर सकते, और उसका सोल्यूशन हमें मालूम होगा. वी ऑब्वियसली नो दैट 0 फैक्टोरियल इज़ 1. हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये मैं जानता हूँ. और इससे छोटा मैं फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को कर नहीं सकता, इससे छोटा मैं प्रॉब्लम को कर नहीं सकता. मैं 0 फैक्टोरियल से घटा नहीं सकता प्रॉब्लम को. 0 फैक्टोरियल इज़ द मिनिमम फैक्टोरियल. तो अब मैं क्या करूँगा,
जब मेरे को पता है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँगा दैट इफ़ n इज़ 0 रिटर्न 1, कि भाई अगर मेरा फैक्टोरियल है, मतलब अगर n की वैल्यू 0 है जैसे यहाँ पर है, तो आप क्या करो 1 रिटर्न करो। 1 रिटर्न करो माने 1 आंसर है उसका, तो 1 रिटर्न करो। अब आपको रिटर्न का भी बड़ा वो ध्यान से समझना पड़ेगा, रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखो आपने लिखा था सी आउट फैक्ट n, राइट, यहाँ से आप कर रहे हो रिटर्न एक इंटीजर, तो ये इंटीजर रिटर्न कहाँ होगा, मेन के अंदर जहाँ पे आप फैक्ट को कॉल कर रहे हो वहाँ पर, है ना। तो बेसिकली जिसने कॉल करा है वहाँ वैल्यू रिटर्न होती है। तो फैक्ट ऑफ 0 को कॉल कहाँ लगी थी, ध्यान से सोचो, इस डायग्राम में फैक्ट ऑफ 0 को कॉल कहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी यार। दिस वॉज 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, दिस वॉज 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, दिस वॉज 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। तो फैक्ट ऑफ 0 को कॉल कहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी। तो यहाँ ये क्या रिटर्न करेगा 1, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। तो फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, जब इसने रिटर्न कर दिया तो अब क्या ये बचेगा, ये बचेगा ही नहीं, इसके तो सारे काम हो गए ना पूरे, इसके तो सारे काम पूरे हो गए, इसकी जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड थी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब ये तो रुकेगा नहीं, ये हट जाएगा, दिस विल वाइप आउट फ्रॉम द स्टैक, एंड इसकी जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पर जो इससे नीचे था। नाउ दिस आंसर इज़ 1, तो यहाँ पे क्या है रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, दिस इज n 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 विच वॉज 1, दिस आंसर इज़ 1। ये रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, कहाँ रिटर्न होता है, जहाँ पे कॉल लगी थी, कहाँ कॉल लगी थी, इसको कॉल यहाँ लगी थी, तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया, यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया। तो इसके सारे लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो भाई साहब इसको वाइप आउट क्यों नहीं करते, करो इसको वाइप आउट, ये भी वाइप आउट हो गया। अब आया 2 इंटू 1 विच इज़ 2, तो अब ये कहाँ रिटर्न होगा, ये भी रिटर्न होगा यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ इसको कॉल लगी थी। तो 2 कहाँ रिटर्न होगा, 2 यहाँ रिटर्न होगा, 2 को यहाँ कॉल लगी थी, 2 यहाँ रिटर्न होगा। तो इसकी सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, दिस विल वाइप आउट फ्रॉम द स्टैक। नाउ 3 इंटू 2 क्या है 6, ये कहाँ रिटर्न होगा, मेन फंक्शन में कॉल लगी थी, तो मेन फंक्शन में 6 रिटर्न होगा और जाके 6 प्रिंट भी हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन में 6 रिटर्न हुआ, तो ये भी हट गया, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन की जब सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो क्या होगा, मेन फंक्शन भी वाइप आउट हो जाएगा स्टैक से, एंड स्टैक विल बी एम्प्टी अगेन। सो दिस इज़ हाउ रिकर्शन वर्क्स। और ये जो चीज़ है यार, जहाँ पे मैंने रिकर्शन को रोका इस केस में कि भाई n 0 हो रहा है तो रिटर्न 1, मतलब वापस मुड़ जाओ। देखो अगर आप ध्यान से सोचो, रिकर्शन में मैंने क्या करा था, रिकर्शन में ना ध्यान से अगर आप सोचो तो मैं ऊपर जा रहा था, ठीक है, मैं पहले ऊपर गया, मैंने रिकर्शन में पूरा स्टैक भरा, फिर मैंने क्या करा, मैं एक एक करके डिलीट करता हुआ आया कि भाई ये भी हट गया, फिर ये हटा, फिर उससे नीचे वाला हटा। तो रिकर्शन में मैं पहले ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, ठीक है। रिकर्शन में मैं पहले डीप में गया, रिकर्शन के अंदर जाता गया, फिर मैं रिकर्शन से बाहर निकला। तो ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट होने वाली है, ये हमेशा आपको रिकर्शन से बाहर निकलेगी। आप डाउनवर्ड आओगे स्टैक में यू विल कम डाउनवर्ड, ठीक है। स्टैक में आप कहोगे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, डाउनवर्ड आ रहा हूँ, एंड रिकर्शन से मैं बाहर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग आउट ऑफ द रिकर्शन, ठीक है। तो इस केस को हम बेस केस कहते हैं यार, जहाँ हम रिकर्शन को रोकते नहीं हैं बेसिकली, जहाँ हम वापस आने की कोशिश करते हैं, वापस आ रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बेस केस ऑफ द रिकर्शन। तो अगर आपका रिकर्शन में बेस केस ही मौजूद नहीं है आपके रिकर्सिव फंक्शन में, तो रिकर्शन रुकेगी ही नहीं कभी, क्योंकि वो 0 फैक्टोरियल के बाद फिर -1 फैक्टोरियल को कॉल कर देता, फिर वो -2 फैक्टोरियल को कॉल कर देता, और वो चलता रहता जब तक आप उसको रोकते नहीं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसको रन कर देता हूँ यार, मैं इसको इनपुट दे देता हूँ 3 एंड आई विल रन दिस कोड। सो देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं होता, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 3 फैक्टोरियल ये 6 दिखा रहा है, इट्स ग्रेट। तो मैं 5 डाल के रन कर लेता हूँ, तो इट्स आंसर इज़ 120। तो बिल्कुल एकदम फैक्टोरियल का आंसर के सही दिखा रहा है। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और जाकर देखो मैंने जो भी पढ़ाया है दोबारा से, ठीक है, क्योंकि डाउट्स आएंगे। अब मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चन फटाफट से कराऊंगा अब मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद ट्राई करो, नहीं होगा तो सोल्यूशन पे आओ। मैंने आपको दिया एक नंबर n, आपको n से लेके 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है।
जैसे मैंने आपको 5 दिया तो आपको प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। 10 देता तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करते हैं आप, ठीक है। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, रिकर्शन से ही करना है यार, लूप से मत कर देना, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन। तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। सो आई विल जस्ट इरेज वॉट एवर इट इज रिटन। तो हमको क्या करना है यार, अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, राइट। सो आई कॉल दिस फंक्शन एज प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है। प्रिंट डिक्रीजिंग नाम दे दिया मैंने इसको। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि भाई अगर मुझे 5 मिलता है, जैसे इनपुट मिला 5, आप थोड़ा सा सोचो इसको कैसे करूँगा। देखो अगर मुझे 5 इनपुट मिलता है तो मैं 5 4 3 2 1 प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं पहले यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मुझे 4 इनपुट मिलता तो मैं क्या करता, 4 3 2 1 प्रिंट करता, राइट। दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। तो अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो ये मैं क्या देख सकता हूं कि अगर मैं ये देखो अजम्पशन वाली चीज़ आएगी अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने 5 इनपुट दिया तो देखो 4 3 2 1 क्या है, अगर 4 इनपुट मिलता तब ये क्या करता, राइट, ठीक है। 5 मिला है तो इसने ये करा है। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इससे छोटी प्रॉब्लम के लिए चल जाएगा, 5 मेरी बिग प्रॉब्लम है, इससे छोटी प्रॉब्लम के लिए रिकर्शन चल जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे केवल 5 खुद से प्रिंट करना है। आई हैव टू प्रिंट 5 हेयर। मैं यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देता हूँ और इसको n-1 के लिए कॉल कर देता हूँ प्रिंट वाले फंक्शन को, क्योंकि n-1 के लिए अगर 4 के लिए करूँगा तो वो प्रिंट हो ही जाएगा। ये मेरी अजम्पशन थी। सो लेट्स ट्राई दैट। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है यार कि ये चल कैसे रहा है, आपको अज्यूम जो मैंने बोला वो कर लेना है। तो रिटर्न क्या करोगे आप, देखो रिटर्न नहीं करोगे इसमें, आप पहले आप प्रिंट करोगे n, ठीक है। तो आपने n प्रिंट करा। आफ्टर दिस व्हाट, इसके बाद मैंने कहा कि इससे छोटा नंबर आप अज्यूम कर लो कि प्रिंट हो ही जाएगा। तो ये क्या हुआ, अभी ये कैसे काम कर रहा है इसको यहाँ देखते हैं और बेस केस भी निकाल लेंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से 5 था, तो 5 था जब, तो देखो यहाँ पे डॉट लगा देंगे या स्टार लगा देंगे जिससे पता चल जाए कितनी लाइंस कोड की चल गई है। तो फर्स्ट लाइन चली कोड की, मैंने डॉट लगाया, फर्स्ट लाइन चली कोड की तो 5 प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ और लाइन लीव हो गई ऑब्वियसली। और जब सेकेंड लाइन चली तो प्रिंट डिक्रीजिंग ऑफ n-1 को कॉल लगी। तो प्रिंट डिक्रीजिंग ऑफ n-1 को, तो यहाँ पे वही एक इंस्टेंस है, n है, उसमें वैल्यू 4 है। तो जब इस फंक्शन की, तो मैं अब ऐसे ना बना के मैं डायरेक्टली यहाँ पे केवल 4 लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया अब, ठीक है। तो 4 के लिए जब फर्स्ट लाइन चली फंक्शन की तो 4 प्रिंट हुआ, सेकेंड लाइन चली तो 3 के लिए कॉल लग गई, 3 के लिए भी फर्स्ट लाइन चलेगी तो 3 प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन चलेगा तो 2 के लिए कॉल लग जाएगी, फिर 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए फर्स्ट लाइन चलेगी तो क्या होगा, प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन चलेगी तो क्या होगा, 1 के लिए फंक्शन को कॉल लग जाएगी। 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए अगर आप देखो तो प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन चलेगी, सेकेंड जब चलेगी तो 0 के लिए कॉल लग जाएगी, लेकिन मेरे को 0 प्रिंट नहीं करना, मेरे को 1 ही प्रिंट करना था। तो जैसे ही मेरा रिकर्शन 0 हिट करता है मैं वापस जाना चाहता हूँ, अभी मैं ऊपर आया रिकर्शन में फिल करता हुआ, अब मुझे नीचे जाना है। नीचे जब जाना है तो मैंने क्या बताया कि रिटर्न हमारा जो कीवर्ड है वो हमें वापस ले जाता है रिकर्शन में। अगर मेरा n 0 आया है तो सिंपली रिटर्न लिख दूंगा मैं। तो जब मैं रिटर्न लिखूंगा तो क्या होगा कि आप इस केस से वाइप आउट हो जाओगे, रिटर्न, और सिर्फ रिटर्न लिखा है तो आपको बस वापस आना है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। फिर आप यहाँ आके देखोगे कि क्या n = 1 के लिए फंक्शन की दोनों स्टेटमेंट चल चुकी हैं, तो भाई कुछ काम ही नहीं है, वाइप आउट कर दो। फिर 2 के लिए चल चुकी हैं, जी हाँ चल चुकी हैं, वाइप आउट। 3 के लिए बिल्कुल चल चुकी है, 4 के लिए चल चुकी है, 5 के लिए चल चुकी है, वाइप आउट। एंड दिस इज़ हाउ दिस फंक्शन इज़ गोइंग टू वर्क, राइट। तो मैंने थोड़ा जल्दी बताया इसका सोल्यूशन, आई नो, ठीक है, बट बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको हुई होगी, राइट। सो प्रिंट डिक्रीजिंग कर देते हैं n। सो लेट्स कीप द इनपुट सेम एंड बिल्ड द कोड। सो यहाँ पे 5 4 3 2 1 मेरे पास में आ गया। देखो आप 6 लाइनें क्यों आई हैं यहाँ पे, क्योंकि यार एंड एल लिखा हुआ है ना, ये बैकस्लैश n लगा हुआ है।
तो हर एक, तो 1 के बाद भी लाइन लीव हुई है, इसलिए ये यहाँ पे 6 लाइनें आ रही है, ठीक है ना, आउटपुट में ऑब्वियसली आप समझ गए, ठीक है। सो प्रिंट डिक्रीजिंग करा। अब वैसे ही आप प्रिंट इंक्रीजिंग करो कि अगर आपको 5 दिया है तो आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट करना है। तो ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें। देखो, लेट्स सी, पहले तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ पूरा बैक, आप समझना। देखो 5 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 एंड 5 4 के लिए क्या करता मैं, 1 2 3 4 करता। तो अगर मैं मान लूँ कि 5 मेरी बिग प्रॉब्लम है और इससे छोटी प्रॉब्लम के लिए चल जाएगा, तो क्या है, ध्यान से देखो, 4 के लिए 1 2 3 4 हो रहा है और वो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 के लिए करना है तो मैं क्या करूँ, मैं पहले प्रिंट इंक्रीजिंग, इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, प्रिंट इंक्रीजिंग ऑफ n-1 को कॉल कर देता हूँ। उसके लिए ये 4 के लिए ये 1 2 3 4 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और लास्ट में 5 बचा, 5 मैं खुद प्रिंट कर देता हूँ, 5 मैं खुद प्रिंट कर देता हूँ। वो क्या है, n है, तो n को मैं खुद प्रिंट कर देता हूँ। तो इस बारी फंक्शन कॉल पहले होगी और प्रिंट बाद में होगा। तो आप समझो यहाँ पर होगा क्या, जब मैं स्टैक बनाऊंगा ना तब समझना आप बहुत डेप्थ में कि यहाँ पे होगा क्या। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मुझे लगता है यार मुझे वो लिखे रहने देना चाहिए था जो बेसिक कोड होता है C++ का, बट मेरी आदत है यार, मैं हर बार मिटा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। सो void print increasing int n, राइट। सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार कि प्रिंट इंक्रीजिंग n-1 को पहले कॉल कर लो और उसके बाद इनको प्रिंट कर दो, राइट। नाउ देयर इज़ वन थिंग विच वी नीड टू डिस्कस हियर, वो क्या है, स्टैक में चीज़ें कैसे चल रही हैं और बेस केस क्या है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ यार 5 के लिए फंक्शन को अगर मैंने करा तो क्या हुआ, 5 के लिए जैसे ही मैंने करा, देखो ये 5 है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 4 के लिए फंक्शन को कॉल लग गई, प्रिंट नहीं होगा अभी। ये ध्यान रखना, जैसे ही रिकर्शन हिट हो जाता है ना तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, पहले रिकर्शन पूरा होगा ख़त्म, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट होगी, समझ रहे हो। तो 4 के लिए रिकर्शन लग गई 3 को, कॉल लग गई 3 को, 3 के लिए फिर से कॉल लग गई किसको, 2 को, n-1 को कॉल लगती जा रही है, फिर 2 के लिए फिर से कॉल लग गई किसको, 1 को, अब 1 के लिए फिर से कॉल लग गई किसको, 0 को। तो अब मुझे 0 तो प्रिंट नहीं करना, तो अगर 0 आता है तो मैं रिटर्न करूँगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वो अभी स्टेटमेंट लिख देंगे। फिलहाल 0 आया तो मैंने रिटर्न करा। अब 1 के लिए दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज़ प्रिंट n, n यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए अब पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर ये वाइप आउट हो गया स्टैक से, दोनों लाइनें हो गई क्योंकि, फिर दूसरी लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, 2 प्रिंट होगा, वाइप आउट हो जाएगा। दूसरी लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा, दूसरी लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, 4 आएगा, वाइप आउट हो जाएगा, फिर दूसरी लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी, 5 आएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं अप, व्हेन आई वाज गोइंग अप द रिकर्शन, मैं तब प्रिंट कर रहा था, अब मैं रिकर्शन में डाउन जाते हुए, रिकर्शन में अप जाते हुए नहीं, रिकर्शन में अंदर जाते हुए, स्टैक में अप जाते हुए, ठीक है, स्टैक में अप जाते हुए, रिकर्शन में इनसाइड जाते हुए प्रिंट कर रहा था। अब मैं रिकर्शन से बाहर आते हुए और स्टैक में नीचे जाते हुए प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। नाउ वो लाइन अगर मैं लिख दूँ बेस केस की, विच इज़ व्हाट, इफ n is 0 then do what, then return, that's it, that's what I want to do. So let's see, मेरे पास में एक इंटेंट था, मैंने इनपुट लिया और फिर मैंने क्या करा, प्रिंट इंक्रीजिंग ऑफ n को कॉल कर दिया। ओके, आई डोंट हैव टू डू दिस, तो 5 ही रहने दो इनपुट, कॉल लगा देते हैं केवल। सो दिस टाइम इट इज़ 1 2 3 4 5। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप सोचोगे। तो एक क्वेश्चन अब ये है, जैसे अगर मैंने आपको 3 दिया ना इनपुट, तो आपको प्रिंट करना है 3 2 1 2 3, बस ध्यान से देख लो ये क्या है, 3 2 1 2 3,
ठीक है। और अच्छा यार, ये अभी नहीं कराता, ये इस क्वेश्चन में मेरे को आपको काफ़ी कुछ समझाना पड़ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, ठीक है, होमवर्क ले लो। मैं बता रहा हूँ क्या है कि अगर 3 है तो 3 2 1 2 3 ये प्रिंट करना है। 1 2 बार ही नहीं आएगा, एक ही बार आ रहा है 1, ध्यान देना। 4 इनपुट है अगर, तो 4 3 2 1 2 3 4 ये आपको करना है। तो पहले डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो आप थोड़ा दिमाग लगाना इसमें क्या होगा, और इससे रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको कल वाली वीडियो में, अगली वीडियो में जब भी आएगी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन बेसिक सा और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था यार करवाऊंगा तो करवा देते हैं। अब मैं केवल इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकी कुछ नहीं मिटा रहा अभी। तो फिबोनाची सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि दिस इज़ द फिबोनाची सीरीज़, राइट, 0 0 1 फिर 0 1 1, ठीक है। तो दिस इज़ द 0th टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज़, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज़, राइट। आप इसको फर्स्ट मानना चाहो फर्स्ट मान लो, फिर इसको सेकंड मानोगे, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ हर एक टर्म पिछली 2 टर्म्स का सम है, तो 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 बना, फिर 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 बनेगा, 2 और 1 को करोगे 3, 3 और 2 को 5, 5 और 3 को 8, 8 और 5 को 13, 13 और 8 को 21, फिर इनको ऐड कर दो तो 34 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। नाउ मेरा क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू प्रिंट द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन का यूज़ करना है, nth टर्म को आपने प्रिंट करना है, ठीक है। ट्राई इट आउट। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अब nth टर्म यार आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर आप टर्म्स को 0 से शुरू कर रहे हो या 1 से शुरू कर रहे हो। मैं 0 से शुरू करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे पता है यार, कोई भी टर्म है, जैसे ये टर्म है, ये क्या है, ये पिछली 2 टर्म्स का सम है, तो nth टर्म होगी क्या, n-1 एंड n-2th टर्म का सम है, राइट। तो रिकरेंस रिलेशन तो बहुत सिंपल है ना यार, इस केस में रिकरेंस रिलेशन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, इंट फिब इंट n, nth टर्म बतानी है फिबोनाची सीरीज़ की, ओके। तो क्या है, मैंने क्या कहा, रिटर्न फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, यही तो करना है, यही तो करना है मुझे, क्योंकि दिस इज़ द सीरीज 0 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 एंड सो ऑन। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, राइट। अब दिक्कत क्या है यार, ये सब पूरी सीरीज़ के लिए वैलिड है, लेकिन 0th टर्म और फर्स्ट टर्म जो है वो तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि 0th टर्म से पहले कोई 2 टर्म्स है ही नहीं, और फर्स्ट टर्म से पहले एक टर्म है, दूसरी टर्म नहीं है, तो वो पहली 2 टर्म्स का सम नहीं हो सकती। समझ रहे हो आप, वो पहली 2 टर्म्स का सम नहीं हो सकती, वो हमने बनाई हुई है। तो इस केस में जो बेस केस है वो क्या होगा, सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या है, सबसे छोटी प्रॉब्लम यही है कि या तो आपको 0th टर्म बोल दे या आपको फर्स्ट टर्म बोल दे प्रिंट करने के लिए, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमें मालूम है कि फिबोनाची की 0th टर्म 0 होती है, फर्स्ट टर्म 1 होती है। सो इट इज़ दैट स्मॉल प्रॉब्लम कि उसका सोल्यूशन हमें मालूम है, राइट। तो अब हम बेस केस में लिख देंगे वो क्या, कि अगर मेरे को जो टर्म है वो क्या है, वो है n = 1, या फिर मतलब पहले 0 लिख लो फिर 1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, 1 0 भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, आई विल रिटर्न व्हाट, n। क्यों, क्योंकि 0th टर्म इज़ 0, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 2, थर्ड टर्म इज़ 3, फोर्थ टर्म इज़ 5, फिफ्थ टर्म इज़ 8, ऐसे चल रहा है, राइट। तो ध्यान से सोचो, तो 0th टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो मैंने यही तो कहा, अगर n 0 है तो आपका आंसर 0 है, अगर n 1 है तो आपका आंसर 1 है। अब इसको आप कॉल स्टैक बनाकर कि कॉल स्टैक से कैसे चल रहा है, मैं इनपुट अभी देने वाला हूँ 5, ठीक है, 5 इनपुट देने वाला हूँ मैं, और कुछ आंसर भी आएगा, आई गेस 8 आएगा आंसर, या 5 आएगा, 8 आएगा, 8 है, फिफ्थ टर्म 8 होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कॉल स्टैक बनाकर इसको खुद एनालाइज करना है, इसको मैं कॉल स्टैक बनाकर एनालाइज नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आपको एक बारी कॉल स्टैक बनाना है, और प्लीज़ यार ये मेहनत करना, पेन पेपर पे जैसे मर्जी कॉल स्टैक बनाकर पूरा देखना कि रिकर्शन कैसे चल रहा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है रिकर्शन पढ़ने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस सी आउट फिब ऑफ n, दैट्स इट, एंड आई बिल्ड द कोड। और आंसर मुझे यार ये 5 दे रहा है,
वेट 6 अगर करूँ मैं तो आंसर क्या आ रहा है? ओके सो देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस। यस 6 टर्म इज 8। तो ये ऐसे है, देख लो क्यों ऐसा है। तो 0 1 1 2 3 5 8 ऐसा है। सो दिस इज अ 0th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज 5 ओनली एंड सिक्स टर्म इज 8। तो सही दे रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट। तो एक तो यार आपको वो प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस मतलब ये क्वेश्चन तो कर ही दिया, आपको इसका कॉल स्टैक पूरा बना के देखना है। थोड़ा सा और होमवर्क सुन के जाओ, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है रिकर्शन और मज़ा भी आएगा आपको क्वेश्चन करने में, सोचने में। आपको एक एरे दिया है, आपको बस बताना है वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो बूलियन टाइप का फंक्शन बनाओगे जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे 1 2 3 4 दे दिया तो ये सॉर्टेड है, राइट। 4 2 1 3 दे दिया तो दिस इज़ नॉट सॉर्टेड, राइट। तो इंटीजर एरे मिलेगा, आपको बताना है ये सॉर्टेड है या नहीं है यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आपका क्या हो गया वो कि भाई 3 मिला तो 3 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक वो है। एक आपको इसका कॉल स्टैक बनाना है, एक आपको ये करना है एरे सॉर्टेड या नहीं, और एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा जो है आप दिमाग लगाने की कोशिश करना। यू विल बी गिवन अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग विल बी ऑफ द टाइप नंबर्स। मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसी एक स्ट्रिंग दे दी, आपको 1 2 3 4 इंटीजर रिटर्न करना है मुझे, बस 1 2 3 4 इंटीजर आपको मेरे को रिटर्न करना है। आपको स्ट्रिंग दी मैंने 1 2 3 4, आपको नंबर 1 2 3 4 रिटर्न करना है। आपको मैंने स्ट्रिंग दी लेट्स से 32, तो आपको मुझे नंबर 32 रिटर्न करना है। मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन करना है आपको। यू हैव टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर यूजिंग रिकर्शन, सब कुछ यूजिंग रिकर्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बता दो यार थोड़ा बहुत लोगों को इस चैनल के बारे में। मिलेंगे यार चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे मैन।